हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन। देखिए, इसके पहले भी हमने आपको चैप्टर 1 के कई सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए, यानी जो हमारा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसकी हमने लगभग आपको 8 से 9 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की यानी कि निषेचन की। तो देखिए, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि जो द्विनिषेचन होता है, द्विनिषेचन को समझने से पहले हमको 2-3 चीजें समझनी है। द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है। इसके बाद हमको ये देखना है कि द्विनिषेचन एक्चुअल में ये जो प्रक्रिया होती है ये किन पादपों के अंदर होती है। तो चलिए, जब भी हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को, तो आपको याद रखना है जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है यानी जो द्विनिषेचन होता है, यह प्रक्रिया केवल और केवल आपको याद रखना है किन पादपों के अंदर होती है, जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं? जो आवृत्तबीजी यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं, केवल और केवल इन्हीं पादपों के अंदर ही द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। पहली चीज क्लियर। इसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है यानी जो द्विनिषेचन है, इसकी खोज किसने की, तो आपको याद रखना है कि इसकी खोज नवास्चिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? नवास्चिन। ये साइंटिस्ट का नाम आप याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है क्या? नवास्चिन। फिर इसके बाद आपको देखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि द्विनिषेचन की खोज किस सन में हुई, तो आपको याद रखना है 1898 में। कब हुई? 1898 में। तो 1898 में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवास्चिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब यदि हम बात करते हैं नवास्चिन ने किन पादपों के ऊपर की, मतलब जो ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले आपको याद रखना है 2 पादप हैं, एक का नाम है लिलियम। देखिए, 2 पादपों में इन्होंने सबसे पहले द्विनिषेचन के बारे में बताया। तो उसमें से जो एक पादप है उसका तो नाम है लिलियम। क्या है? लिलियम के पादप में सबसे पहले इन्होंने बताया लिलियम, और एक और प्लांट है लिलियम के अलावा एक और प्लांट आपको याद रखना है, फ्रिटिलेरिया। कौन सा प्लांट है? फ्रिटिलेरिया। तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पादप में सबसे पहले नवास्चिन ने 1898 में ये द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। अब यदि बात करें द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती कहां है, तो यह प्रक्रिया कहां होती है, आपको याद रखना है भ्रूण कोश के अंदर। पूरी की पूरी जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है ये कहां होती है? ये होती है भ्रूण कोश के अंदर। तो भ्रूण कोश के अंदर होने वाली प्रक्रिया होती है कौन सी? डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं उन्हीं के अंदर आपको देखने को मिलेगा डबल फर्टिलाइजेशन, और इसकी खोज नवास्चिन ने की थी 1898 में। सबसे पहले 2 पादप लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पादप में इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। अब यदि हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, तो देखिए, इसके लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। जो परागकण की संरचना होती है, आपने एक परिपक्व परागकण की संरचना देखी है, यानी आपने एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट किया है, यानी एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का आपने विकास देखा है, जिसमें आपने देखा कि पूरा का पूरा जो परागकण होता है वो किस प्रकार से मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर हो जाने के बाद उसके अंदर किस प्रकार से केंद्रक और नर युग्मक दिखाई देते हैं। तो बात करते हैं, यदि हम निषेचन के पहले यानी द्विनिषेचन के पहले जो परागकण की संरचना होती है, पोलन ग्रैंड की जो स्ट्रक्चर होती है, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से होती है। जो परागकण की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए क्या है? परागकण है। अब आपने देखा कि जो एक मैच्योर या परिपक्व परागकण होता है उसमें एक कायिक केंद्रक होता है, और ऊपर साइड यहां पे आपने देखा था कि 2 अचल नर युग्मक का निर्माण हुआ था। आपने देखा ये चीज, जब हमने देखा था नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट यानी कि विकास देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि इस प्रकार से 2 अचल नर युग्मक बने थे। 2 अचल नर युग्मक बने थे इस प्रकार से, यानी कि 2 नर केंद्रक। तो इनको हम क्या बोले थे? 2 अचल नर युग्मक, यानी 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट बने थे। फिर एक और केंद्रक बना था नीचे साइड, जिसको हम क्या बोलते थे? कायिक केंद्रक। क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे कायिक केंद्रक। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये हमारे पास एक परागकण की संरचना है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी एक परिपक्व लघु बीजाणु या परागकण जो होता है उसके अंदर आपको 2 नर युग्मक दिखाई देते हैं। अब आपको यहां पे समझना है थोड़ा सा भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर के बारे में। किसी भी परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आपको 7 कोशिकाएं नजर आती है और 8 केंद्रक नजर आते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक भ्रूण कोश की संरचना है।
अब इस भ्रूण कोश की संरचना में इस प्रकार से 7 कोशिकाएं होती है, ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, बीच में 2 केंद्रक होते हैं और नीचे साइड भी क्या होती हैं, 3 कोशिकाएं होती है। अब आप देखे थे कि ये वाली जो कोशिका होती है, इस कोशिका को क्या बोलते थे हम, इस कोशिका को हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, इसको हम अंड कोशिका या एग सेल बोलते हैं। तो ये वाली कोशिका है अंड कोशिका या एग सेल। नीचे की जो दोनों कोशिकाएं होती है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिनरगिड सेल या इनको हम बोलते हैं सहाय कोशिका। क्या बोलते हैं इनको हम, सिनरगिड सेल या सहाय कोशिका। कहीं कहीं पे इसको सहायक कोशिका भी लिखा मिल जाता है, तो आप सहायक कोशिका भी लिख सकते हैं। तो देखिए अंड कोशिका हो गई, सहायक कोशिका हो गई, और ऊपर की जो तीनों कोशिकाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो ये हो गई प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो बीच वाली कोशिका इसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हम केंद्रीय कोशिका बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका। तो ये है हमारे पास एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना। और इसमें जो आपको ये जो बीच में केंद्रक दिखाई दे रहे हैं इनको हम या तो ध्रुव केंद्रक बोलते हैं, इनको या तो हम क्या बोलते हैं, ध्रुव केंद्रक बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक केंद्रक बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे 2 केंद्रक हैं इसलिए इसको हम द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि हमारे पास एक जो भ्रूण कोश की संरचना होती है ये द्विनिषेचन के पहले कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अब जब इसमें द्विनिषेचन होगा तो उसके बाद इसकी बहुत सारी संरचनाएं नष्ट हो जाती है और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की संरचनाएं जो है बन जाती है। अब हमको समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो आप देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि 2 बार निषेचन होगा। कितनी बार निषेचन होगा, 2 बार निषेचन होगा। तो आवृतबीजी पादपों के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसमें आपको 2 बार निषेचन देखने को मिलेगा। देखिए पहली बार जो निषेचन होगा, जो पहला निषेचन होगा आप इसमें देखेंगे, जो पहला निषेचन होगा वो किसके अंदर होगा। देखिए ये जो हमारा हमने बताया कि ये जो हमारा पहला निषेचन होगा पूरा का पूरा, यहां पे आप देखेंगे कि जो पहला नर युग्मक है, जो हमारा पूरा का पूरा पहला नर युग्मक है, ये पहला नर युग्मक किसके साथ क्रिया करेगा, अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा। और पहला नर युग्मक जब अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिनगेमी या सत्य निषेचन। फिर सत्य निषेचन के बाद आप देखेंगे क्या होगा, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो जाइगोट बनेगा और फिर जो दूसरा नर युग्मक है वो भी क्रिया करेगा। वो किसके साथ क्रिया करेगा, द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करेगा। तो देखिए होता क्या है कि परागकण की संरचना में आपने देखा कि जो 2 नर युग्मक बनते हैं उसमें से जो हमारा पहला नर युग्मक होता है, ये जो हमारा पहला नर युग्मक है, तो हमारा पहला नर युग्मक किसके साथ क्रिया करेगा, जो हमारा पहला नर युग्मक है। चूंकि युग्मक है तो आपको पता है युग्मक की सूत्र गुणिता कैसी होती है, अगुणित होती है। तो हमारे पास जो पहला नर युग्मक है, ये पहला नर युग्मक क्रिया करेगा किसके साथ, अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो पहला नर युग्मक ने क्रिया किया किसके साथ, अंड कोशिका। अंड कोशिका का केंद्रक भी कैसा है, हेप्लॉइड है। अब देखिए इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या, यानी जब पहला नर युग्मक मिल गया अंड कोशिका के साथ तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सत्य निषेचन। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सत्य निषेचन, सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसको आप सिनगैमी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको आप सिनगैमी भी बोल सकते हैं, यानी आप युग्मक संलयन भी कह सकते हैं, क्योंकि युग्मक के संलयन होने की विधि युग्मक संलयन या निषेचन कहलाती है। तो पहला जो निषेचन होगा उसमें पहला नर युग्मक और अंड कोशिका आपस में मिलेंगे और ये मिलने के बाद एक संरचना बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे क्या, जाइगोट। तो यहां पर बनेगा आप जाइगोट, मतलब इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, आप जाइगोट बनेगा। जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। अब इसके बाद होगा क्या, देखिए जो हमारा दूसरा नर युग्मक है, कौन सा नर युग्मक, जो हमारा दूसरा नर युग्मक है, जो हमारा दूसरा नर युग्मक है। अब चूंकि नर युग्मक है तो यह भी कैसा होगा, यह भी अगुणित होगा यानी कि हेप्लॉइड होगा। दूसरा नर युग्मक किसके साथ क्रिया करता है, यह क्रिया करता है द्वितीयक केंद्रक के साथ यानी कि ध्रुव केंद्रक के साथ, तो इसको हम द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं।
तो जो दूसरा नर युग्मक है ये क्रिया करेगा किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करेगा। द्वितीयक केंद्रक कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, क्योंकि आपस में दो केंद्रक मिल जाते हैं, तो हेप्लॉइड हेप्लॉइड जब दो मिल जाएंगे तो डिप्लॉइड संरचना बन जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा दूसरा नर युग्मक होता है ये क्रिया करता है द्वितीयक केंद्रक के साथ, और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं पीईएन। क्या बोलते हैं? पीईएन, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये तो देखिए क्या होता है कि दूसरा नर युग्मक ने जब क्रिया किया किसके साथ? तृतीयक केंद्रक के साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ, तो ये एक संरचना बनाया जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है? ये होता है ट्रिप्लॉइड। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और अक्सर आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। यानी अगर द्विनिषेचन पूछा जाएगा तो उसमें कभी कभी द्विनिषेचन ना पूछ करके केवल और केवल त्रिसंलयन पूछ लिया जाता है, यानी कि ट्रिपल फिजन क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि ट्रिपल फिजन क्या है, यानी कि जो हमारा त्रिसंलयन है ये क्या होता है, तो आपको बताना है कि ट्रिपल फिजन क्या होता है। देखिए ट्रिपल फिजन का मतलब होता है कि जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है तो यह एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही बोलते हैं। इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणपोष, और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसको आप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हिंदी में बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि चूंकि यहां पे निषेचन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसा कि नाम ही है द्विनिषेचन, यानी किसी भी आवृत्तबीजी पादप के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि निषेचन 2 प्रकार से होगा। जो पहला निषेचन है वो पहला नर युग्मक उसमें मिलेगा किसके साथ? अंड कोशिका के साथ, और एक संरचना का निर्माण करेगा जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट की सूत्र गुणिता अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है डिप्लॉइड होता है। जाइगोट हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? एक द्विनिषेचन की प्रक्रिया के पहले, मतलब जब डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसके पहले जो हमारा परागकण होता है उसमें 2 नर युग्मक बनते हैं, और ये दोनों के दोनों जो नर युग्मक बनते हैं ना, इनमें से जो पहला नर युग्मक है, ये जो पहला वाला नर युग्मक है, ये पहला नर युग्मक क्रिया किया किसके साथ? पहले नर युग्मक ने क्रिया किया किसके साथ? अंड कोशिका के साथ। तो अंड कोशिका कहां होती है इसको भी आप देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है? ये है अंड कोशिका। ये है क्या? अंड कोशिका। मतलब क्या है कि द्विनिषेचन से पहले जो भ्रूण कोश की संरचना होती है उसमें जो अंड कोशिका दिखाई देती है, इसी अंड कोशिका के साथ इसी एग सेल, यानी कि इसको हम बोलते हैं एग सेल को हम बोलते हैं अंड कोशिका। तो इसी एग सेल यानी कि अंड कोशिका के साथ क्या होगा? इसी एग सेल या अंड कोशिका के साथ जो हमारा पूरा का पूरा निषेचन है वो होगा। यानी जो पहला नर युग्मक है वो इसी अंड कोशिका के साथ मिलेगा और निषेचन करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी या सत्य निषेचन बोलते हैं या युग्मक संलयन बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो पहला निषेचन होगा किसके किसके मध्य? पहले नर युग्मक और अंड कोशिका के मध्य होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक डिप्लॉइड संरचना बनेगी जिसे हम जाइगोट कहते हैं या हम युग्मनज कहते हैं। फिर आपने देखा कि जो दूसरा निषेचन होगा वो किसके किसके मध्य होगा? तो दूसरा नर युग्मक और जो द्वितीयक केंद्रक है इनके मध्य जो प्रक्रिया होगी, मतलब यह है कि जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है तो यह एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। किसका निर्माण करता है? यह निर्माण करता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो आपको यहां पर याद रखना है यह प्रक्रिया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, तो इसका निर्माण करेगा। यानी जब दूसरा नर युग्मक मिलेगा द्वितीयक केंद्रक के साथ तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन, और इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, जो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार निषेचन होता है। एक बार जो निषेचन होगा वो पहले नर युग्मक और अंड कोशिका के मध्य होगा जिसमें से जाइगोट बनेगा, और फिर जो दूसरा नर युग्मक है ये किसके साथ क्रिया करेगा? द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करेगा, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रिपल फिजन, और इसके परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
तो ये आपने देखा एक परागकण की संरचना। इसके बाद आपने देखा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा संरचना है भ्रूणकोश की, इसमें जो बीच के दोनों केंद्रक होते हैं इनको हम या तो ध्रुव केंद्रक बोलते हैं या तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक। तो यही द्वितीयक केंद्रक, अब इसमें चूंकि दो केंद्रक हैं मतलब इनका सूत्र गुणिता कैसा हो गया, 2n हो गया। एक केंद्रक की सूत्र गुणिता कितनी होती है, हेप्लॉइड। तो दो हेप्लॉइड संरचना जब मिल गई तो क्या बन गया, एक डिप्लॉइड, यानी जब दो अगुणित मिल गए तो क्या बन गया, एक द्विगुणित। तो ये हमारा द्विगुणित होता है द्वितीयक केंद्रक। तो ये जो द्वितीयक केंद्रक मिला किसके साथ, ये जब द्वितीयक केंद्रक मिल गया किसके साथ, दूसरे नरयुग्मक के साथ, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन, और इसमें से एक संरचना बनेगी जिसे हम बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है, इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से एक संरचना बनेगी जिसका नाम है क्या, भ्रूणपोष। क्या है, भ्रूणपोष बनेगा। अब इसमें से बनेगा भ्रूणपोष, क्या बनेगा, इसमें से बनेगा भ्रूणपोष, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनेगा। और ये जो हमारा जाइगोट या युग्मनज बना है, इसमें से क्या बनेगा, इसमें से देखिए ये जो हमारा युग्मनज या जाइगोट है, ये आगे चल के किस में बदल जाएगा, भ्रूण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, भ्रूण में बदल जाएगा। और इस भ्रूण को जो पोषण देने का काम है, इस भ्रूण को पोषण देने का जो काम है वो कौन करेगा, यही भ्रूणपोष करेगा। क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसको पोषण कौन प्रदान करता है, भ्रूणपोष प्रदान करेगा। तो आपने ये देखा कि द्विनिषेचन का मतलब है कि कुल इस प्रक्रिया में 2 बार निषेचन होता है। कोई भी आवृत्तबीजी अगर पादप है तो उसकी ये खास बात होती है, उनमें ये एक प्रकार का विचित्र व्यवहार होता है कि उनमें 2 बार निषेचन होता है। पहला निषेचन जब होगा तो पहला नरयुग्मक मिलेगा अंडकोशिका के साथ, जिसे हम बोलेंगे सत्य निषेचन या सिनगेमी, और इसके माध्यम से जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होगा। और जो दूसरा निषेचन होगा वो दूसरे नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मध्य होगा, जिसे हम बोलते हैं त्रिसंलयन, और इसके परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारा बना है, ये आगे चल के किसमें विकसित हो जाएगा, ये विकसित हो जाएगा भ्रूणपोष में यानी कि एंडोस्पर्म में। अब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बदल गया किसमें, भ्रूणपोष में। तो ये जो भ्रूणपोष बना है ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो हमारा जाइगोट किसमें बदल गया, भ्रूण में। अब इस भ्रूण को पोषण चाहिए तो पोषण किसके माध्यम से मिलेगा, भ्रूणपोष के माध्यम से मिलेगा। एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं अप्रा या प्लेसेंटा, जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण जो है प्रोवाइड कराया जाता है भ्रूणपोष के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहां पे हमने निषेचन और जो हमारा त्रिसंलयन है दोनों हमने आपको एक साथ कवर करा दिया है, क्योंकि त्रिसंलयन अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं, यहां पे एक चीज और आपको देखना है। अभी तो आपने क्या देखा कि जब द्विनिषेचन नहीं हुआ था तब आपको भ्रूण कोश की संरचना कैसी नजर आ रही थी, आपको यहां पे 7 कोशिकाएं दिखाई दे रही थी और 8 केंद्रक दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब द्विनिषेचन हो जाता है तो द्विनिषेचन के बाद जो भ्रूण कोश होता है इसकी संरचना में कुछ चेंजेस आ जाता है। क्या हो जाता है, इसकी संरचना में कुछ चेंजेस आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा पूरा का पूरा ये जो हमारा क्या है, हमारा पूरा का पूरा ये जो आप कह सकते हैं कि इसको आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। ये जो हमारा भ्रूण कोश की संरचना है, तो भ्रूण कोश की संरचना में आप देखेंगे कि जब भी हम किसी भ्रूण कोश की संरचना बनाते हैं, ये है हमारे पास भ्रूण कोश की संरचना। अब भ्रूण कोश की संरचना में आपने निषेचन के पहले क्या देखा था कि 7 कोशिकाएं होती है, 8 केंद्रक होते हैं। लेकिन अब आपको यहां पे देखना है कि जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, तो जब देखिए द्विनिषेचन हो जाता है तो यहां पास आपने क्या देखा था कि 2 नीचे साइड सहाय कोशिका थी। ये देखिए आप, ये जो दोनों सहाय कोशिकाएं होती है यानी जिसको सिनर्गिड सेल बोलते हैं, ये सहाय कोशिकाएं दोनों के दोनों क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। जब द्विनिषेचन हो जाता है तो ये दोनों कोशिकाएं सहाय कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब चूंकि ये जो अंड कोशिका है ना, इसके केंद्रक से आकर के कौन मिल जाता है, नरयुग्मक मिल जाता है। कौन मिल जाता है, नरयुग्मक मिल जाता है। तो यानी यहां पे ये जो हमारी अंड कोशिका थी ये किस में बदल जाएगी, अब ये बदल जाएगी यहां पे जाइगोट में। किस में बदल जाएगी, जाइगोट में बदल जाएगी। यानी यहां पे आपको देखना है कि सबसे पहले जो एक संरचना बनेगी वो बनेगी जाइगोट। क्या बनेगी, यहां पे जो बनेगी एक जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है।
तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर द्विनिषेचन हो जाता है उसके बाद दोनों के दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, और जो अंड कोशिका था उस अंड कोशिका के साथ नर युग्मक ने क्रिया कर लिया और यहां पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, यहां पे बन गया अब आपका जाइगोट। सिंपल सी बात है, यहां पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया। फिर आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास द्वितीयक केंद्रक था, यानी जो ध्रुव केंद्रक था जिसको हम द्वितीयक केंद्रक बोलते थे, ये द्वितीयक केंद्रक ने क्या किया, दूसरे नर युग्मक के साथ क्रिया किया। तो इस प्रकार से एक यहां पे ट्रिप्लॉइड संरचना बन गई। क्या बन गई, एक यहां पे ट्रिप्लॉइड संरचना बन गई। और इस ट्रिप्लॉइड संरचना को हमने क्या नाम दिया, ये संरचना कैसी है, ये ट्रिप्लॉइड संरचना है 3n। अब इस संरचना को हमने क्या नाम दिया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसको हमने क्या कहा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के चारों तरफ ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही ना आपको, ये जो कोशिका है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, ये हो गई। तो देखिए जब भी निषेचन हो जाता है, नीचे की दोनों जो सिनर्गिड सेल होती है, यानी जो दो सहायक कोशिकाएं होती है, ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऊपर आपने देखा था कि 3 एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर द्विनिषेचन हो जाता है उसके बाद आपको भ्रूण की संरचना इस प्रकार से नजर आएगी, और पूरे की पूरी भ्रूण कोश की संरचना में आपको केवल 2 चीजें दिखाई देगी। एक चीज तो होगी आपका जाइगोट, और दूसरा चीज क्या होगा, आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। फिर हमने क्या कहा कि ये जाइगोट किस में बदल जाएगा, ये जाइगोट बदल जाता है आगे चल के किसमें, भ्रूण में बदल जाता है, ये बदल जाएगा आगे चल के भ्रूण में। और ये जो आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये आगे चल के बदल जाएगा किसमें, ये भ्रूणपोष में बदल जाता है, ये बदल जाता है भ्रूणपोष में। तो भ्रूणपोष में बदल गया मतलब एंडोस्पर्म में बदल गया। तो यही एंडोस्पर्म जो है अब इसको क्या करेगा, पोषण देगा। यही एंडोस्पर्म जो है भ्रूण को यानी कि एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करेगा। तो ये जो आपका त्रिगुणित संरचना है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ये बदल जाएगा बाद में भ्रूणपोष में, और ये भ्रूणपोष जो है इसमें जो भ्रूण बनेगा जाइगोट के माध्यम से उसको पोषण देने का काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं द्विनिषेचन से संबंधित जिनको आपको याद रखना है। अंत में एक चीज आपको और याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया में टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो आपने देखा कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया में आपको याद रखना है टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। तो 5 केंद्रक आपने कैसे बोल दिया सर, तो आपको यहां पे समझना है कि जब पहला नर युग्मक मिला, यानी कि जब एक केंद्रक मिला, जब पहला नर युग्मक मिला किसके साथ, ये देख सकते हैं आप, जब पहला नर युग्मक मिला मतलब एक केंद्रक, ये एक केंद्रक हो गया। पहला नर युग्मक मिला किसके साथ, अंड कोशिका के साथ, तो अंड कोशिका के अंदर का केंद्रक एक और केंद्रक हो गया, एक केंद्रक ये हो गया। फिर दूसरा नर युग्मक मिला जब, तो दूसरा नर युग्मक के अंदर भी एक केंद्रक है, और द्वितीयक केंद्रक के अंदर कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक हैं। तो कुल मिलाकर के कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं, 1 2 3 और 2 5। टोटल आपको याद रखना है कि किसी भी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है इसमें टोटल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो पूरी की पूरी जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है इसको आपने आसानी से समझ लिया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन जो एक प्रक्रिया है ये किसी भी आवृत्तबीजी पादप का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि आवृत्तबीजी पादपों के अलावा ये गुण आपको किसी भी प्लांट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नवास्चिन ने खोज की थी सबसे पहले द्विनिषेचन की। उन्होंने देखा कि जो भ्रूणपोष है, भ्रूणकोष के अंदर कई सारी संरचनाएं चेंज हो रही है। उन्होंने देखा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसमें उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं इसमें 2 प्रकार का निषेचन होता है। पहला नर युग्मक क्रिया करता है अंड कोशिका के साथ और जाइगोट बना लेता है, जिसको हम सत्य निषेचन या सिनगेमी बोलते हैं, युग्मक संलयन बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो दूसरा नर युग्मक होता है ये क्रिया कर लेता है किसके साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ, और द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करके एक त्रिगुणित संरचना बना लेता है जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के बदल जाता है किसमें, भ्रूणपोष में यानी कि एंडोस्पर्म में। और ये जो जाइगोट हमारा होता है, जाइगोट बदल जाता है भ्रूण में, और यही भ्रूणपोष जो है पोषण प्रदान करने का काम करता है किसको, भ्रूण को। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे कितने होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया
प्रक्रिया में जो कि भाग लेते हैं, तो आपको याद रखना है 5, केवल और केवल 5 केंद्रक ही भाग लेते हैं किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज आपको और समझनी है, डबल फर्टिलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंस है, यानी द्विनिषेचन का महत्व आपको देखना है। देखिए द्विनिषेचन के 2 इंपॉर्टेंट महत्व हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला क्या कह रहा है, देखिए कि यह क्रिया जीवनक्षम बीजों के बनने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर डबल फर्टिलाइजेशन किसी भी प्लांट के अंदर हो रहा है तो डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो बीज का निर्माण होगा, यानी जो सीड का डेवलपमेंट होगा, बीज निर्माण होगा, ऐसे बीज बनेंगे जो कि जननक्षम होंगे, मतलब जनन में सक्षम होने वाले बीज बनेंगे। किसके माध्यम से, डबल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए कि इस क्रिया के द्वारा जो बना भ्रूणपोष होता है वह विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जिससे कि भ्रूण का उचित विकास होता है तथा स्वस्थ एवं अच्छे बीजों का निर्माण होता है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इस क्रिया के माध्यम से भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, और यह एंडोस्पर्म क्या करता है कि जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है किसी भी प्लांट के अंदर, उसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों जो इंपॉर्टेंस है डबल फर्टिलाइजेशन के, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है और इसके अलावा ट्रिपल फिजन यानी कि त्रिसंलयन की प्रक्रिया क्या होती है, ये आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस पूरे चैप्टर का और इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर हैं, अगर इन सबका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको बाकायदे के साथ हैंड रिटन नोट दिया जाएगा, जिसका फीस है मात्र 100 रुपए। इसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49 पर, 9685 29 91 49। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके PDF नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।